अपना चल रहा था क्या, अणु संख्यता। मोलिकुलरिटी चल रही थी, अणुसंख्यता चल रही थी। तो अणुसंख्यता के अंदर आप पढ़ चुके थे कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारकों की संख्या क्या कहलाती थी, आपकी अणुसंख्यता कहलाती थी। जिसमें एक कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे अपने। पहला एग्जाम्पल आपने लिखा था कौन सा, बोलो, H2O2 इक्वल टू H2O प्लस हाफ O2। तो यहां पे हमें क्या देखना था, हमें देखना क्या था कि यहां पे जो आपके यहां कुल अभिकारक के अणुओं की संख्या, तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कितने अणु भाग ले रहे भाई, एक। तो इसकी अणु संख्यता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ठीक है। दूसरा एग्जांपल आपने लिखा था कौन सा, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। ठीक है। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे कितने अणु भाग ले रहे हैं भाई, कितने, दो अणु भाग ले रहे हैं। तो यहां अणु संख्यता कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लिखा था आपने, फेरिक क्लोराइड FeCl3, दो मॉलिक्यूल लेंगे, इसकी रिएक्शन किससे करवाई थी, SnCl2 से। और क्या बना था, दो मॉलिक्यूल फेरस क्लोराइड, और एक बन गया था SnCl4। ठीक है। तो यहां देखिए टोटल कितने, दो और एक है तीन। तो कितनी अणुसंख्यता हो गई इसकी, अभिक्रिया की अणुसंख्यता कितनी हो गई भाई, तीन हो गई। तो बिल्कुल साफ साफ है, अभिक्रिया को देखते ही आपको पता चल जाएगा सीधा सीधा कि इसकी अणुसंख्यता कितनी हो सकती है। क्लियर है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो नोट डालिए, आप एक नोट डाल लीजिए। नोट में क्या लिखेंगे कि जो अणु, लिखिए, अणुसंख्यता का मान कभी भी शून्य हो सकता है क्या भाई, अरे किसी अभिक्रिया के अंदर अभिकारक भाग ही नहीं ले और अभिक्रिया हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है, नहीं हो सकता। शून्य, कभी भी शून्य, और ऋणात्मक हो सकता है क्या, हो सकता है क्या ऋणात्मक है, नहीं। तो कभी भी शून्य, ऋणात्मक एवं भिन्नात्मक होगा क्या, ये तीनों चीजें आपको किसी भी अभिक्रिया की अणुसंख्यता में दिखाई नहीं देंगी। मान शून्य, ऋणात्मक एवं भिन्नात्मक नहीं होता। क्लियर है। हाँ भाई, सिंपल सी रिएक्शन हो एक, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, किसी भी अभिक्रिया की अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। तो लिखिए, किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि समान भी हो सकते हैं या समान भी हो सकती हैं तथा भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं, तथा भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं। जैसे देखिए, एक एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले किया था, कौन सा, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। तो इस अभिक्रिया के लिए अगर मुझे अणुसंख्यता लिखनी हो, क्या लिखनी हो, अणुसंख्यता तो साफ साफ दिख रही है, तो कितनी होती है भाई, दो होती है। लेकिन इस अभिक्रिया की कोटि, इस अभिक्रिया के लिए कोटि भी कितनी होती है इसकी, दो ही होती है। तो समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती
हैं। तो समान का एग्जाम्पल तो मैंने यहां पे बता दिया। इसके लिए अब मैंने पहले बता दिया था कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, प्रायोगिक मान होता है। कैसा मान होता है, प्रायोगिक। और उसके लिए आपको क्या देगा, वेग समीकरण देगा। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग क्या लिख सकता हूं, वेग बराबर के H2 की सांद्रता और किसकी सांद्रता, I2 की सांद्रता। ये वेग समीकरण दिया गया है। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 2 होगी। तो ये सब अभिक्रिया के अंदर देखते हैं तो दोनों की अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता क्या है, समान समान है। लेकिन कुछ अभिक्रिया ऐसी भी हो सकती हैं जिनकी अणुसंख्यता और कोटि में क्या हो सकता है, अंतर भी हो सकता है। देखिए एक एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे आपने एस्टर का जल अपघटन पढ़ा भाई, एस्टर का जल अपघटन पढ़ा, ये लीजिए इसका जल अपघटन करवाते हैं। तो देखिए इसके अंदर बनेगा क्या हमारे पास, एक तो क्या बनेगा एसिटिक एसिड और दूसरा क्या निकलेगा, एथेनॉल बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर यहां से अब देखिए यहां से साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं अणुसंख्यता की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, अणुसंख्यता की बात करता हूं, तो अणुसंख्यता में साफ साफ दिख रहा है एक और एक है कितने, 2। अणुसंख्यता इस अभिक्रिया की कितनी होगी, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। अणुसंख्यता कितनी होगी, 2। लेकिन अगर मैं अभिक्रिया की कोटि की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, अभिक्रिया की कोटि की बात करता हूं, तो यहां से पता चलता है कि केवल और केवल अगर मैं सांद्रता में, मान लीजिए अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा, मैं प्रैक्टिकल के थ्रू पता चलेगा। तो प्रैक्टिकल में क्या करते हैं अपन क्या करते हैं, एस्टर के अंदर जल की मात्रा डालते जाते हैं, लेकिन उस अभिक्रिया के वेग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जल की सांद्रता है उसके ऊपर यह अभिक्रिया का वेग निर्भर ही नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही हम एस्टर की सांद्रता में परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया के वेग में भी परिवर्तन हो जाता है। मतलब ये क्या है, इसके ऊपर निर्भर कर रही है क्या, नहीं कर रही है। तो ये कह सकते हैं कि अगर इसका दूसरा ये कह सकता हूं शॉर्ट के अंदर में कि अगर कोई भी आपका अभिकारक किसके अंदर है, आधिक्य में है, किसमें है, आधिक्य में, एक्सेस में है, किसमें है भाई, एक्सेस, बहुत अधिक मात्रा में है और उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो उसकी कोटि कितनी मान ली जाती है, ऑर्डर माना जाता है 0। कितना माना जाता है, 0। तो अब अभिक्रिया की कोटि किस पे निर्भर कर रही है, केवल और केवल एक, इस पे एस्टर की सांद्रता पे निर्भर कर रही है। किसकी सांद्रता पे, एस्टर की सांद्रता पे निर्भर कर रही है। तो इस अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया का वेग समीकरण होता है वो होता है हमारा वेग बराबर के, और सांद्रता किसकी, एस्टर की, CH3COO2H5। अब यहां से साफ साफ पता चलता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी भाई, कितनी हो रही है, 1 होगी। कितनी होगी, 1 होती है। तो मतलब समझ में आया कि किसी अभिक्रिया के अंदर जरूरी नहीं है कि अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता समान भी हो सकती हैं और असमान भी हो सकते हैं। दोनों के एग्जांपल मैंने आपको दे दिए हैं। क्लियर है, उतार लीजिए। एक एग्जांपल तो ये रहा और एक अगले पेज पे डालिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है भाई, हमने क्या पहले पढ़ा था, कोटि की डेफिनेशन पढ़ी थी, बताइए क्या थी। हाँ, अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन क्या थी, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता जिनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब यहां से देखिए, यहां से साफ साफ देखो, यहां पे साफ लिखा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब सीधी सीधा पता चला क्या कि उनके अभिकारकों की ऐसी कोई, अभिकारकों की सांद्रता में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर है, मतलब इनकी देखो कोई भी अब जितने अभिकारक लेंगे ना उनकी सांद्रता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है, तो लिखिए डेफिनेशन के रूप में लिख लो, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग
अभिकारकों की सांद्रता पर, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। ओब्लिक करके अथवा करके दूसरी डेफिनेशन भी लिख लो, जो पावर में बताई थी मैंने। लिखिए कि अभिक्रिया का वेग, लिखिए अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की, अभिकारकों की शून्य घात के, शून्य घात के समानुपाती, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर है? देखिए अगर मैं ये कहता हूं कि आपने यहां पे कोई ए अभिकारक लिया और उससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब आपने क्या कहा कि अभिक्रिया का वेग क्या करता है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर है नहीं करता, यही कहा है ना। और दूसरी डेफिनेशन में क्या लिखा कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिकारक की कितनी घात पे, शून्य घात पे। मतलब शून्य घात क्यों लगा रहे हो, क्योंकि इस पे निर्भर ही नहीं कर रहा, अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर है नहीं करता। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो। वेग समीकरण बताया था मैंने, क्या बताया था, बोलो। डी डी एक्स से लिख दूं, डी एक्स अपॉन डी टी, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, अरे ये भी लिख सकता हूं क्या, डी ए अपॉन डी टी। बताइए समानुपाती होता है या समानुपाती का साइन लगाऊं क्या, या सीधा लिख दूं समानुपाती, किसके, अभिकारक की सांद्रता के। और सांद्रता के कितनी घात है यहां पे, 0 घात पे। ये लो कितनी घात पे, 0 घात पे। अब मुझे बताइए कि यहां से समानुपाती का साइन हटेगा तो बोलो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होगा तुम्हारा, तो मैं लिख दूं यहां पे डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के। और के कौन सा है, 0 अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, तो इसको क्या कह दूं, के नोट कह दूं या के 0 कह दूं। और ये क्या आ जाएगा, ए की सांद्रता की घात कितनी, 0, ए की सांद्रता की घात कितनी, 0। अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी भी, कोई भी आपके पास कोई भी अंक है और उसके पावर कितनी आती है, 0 आती है, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी कुल वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको मैं लिख दूं क्या, यहां से लिख दूं यहां पे, तो यहां क्या लिख सकता हूं, अरे यहां लिख सकते हैं क्या, क्या होगा बोलो, अरे ए की घात पावर कितनी है, 0 है, तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां 1 रखूं तो हमारे पास समीकरण क्या आ गया, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर है के नॉट। ये आ गया क्या, बोलिए भाई, ये आएगा ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अब अवकलित वेग समीकरण। ये क्या आ गया आपका, शून्य कोटि। अब ये सीधा लिख दूं क्या, क्या कहेंगे इसको, अवकलित वेग समीकरण। क्या कहेंगे, अवकलित वेग समीकरण। क्लियर है? ये तो कमा एक चीज आ गई हमारे पास, 2 चीजें निकालेंगे यहाँ पे, एक तो अवकलित वेग समीकरण पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे समाकलित वेग समीकरण। अवकलन कर दिया तो हमारे पास ये आ गया dx अपॉन dt इक्वल टू के नोट। क्या है, के नोट। अब हमें क्या चाहिए, इसका समाकलित वेग समीकरण चाहिए। तो समाकलित कर सकते हैं इसका समाकलन। आगे देखो, इसको इसी को ऐसे लिख सकते हैं भाई, हमारे पास समीकरण क्या था, dx अपॉन dt बराबर है
के नोट। अब इसको उठा के dt को उठा के वहां ले जाऊं मैं वो दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा dx बराबर है के नोट है dt। इसको कह दूं समीकरण नंबर 1। इस समीकरण नंबर 1 का क्या ले लेंगे, हमें समाकलन लेंगे। तो क्या लिखूं यहां पे, समीकरण 1 का समाकलन लेने पर, बोलो समाकलन लेंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन कितना dx बराबर है समाकलन के नॉट है dt। अब मुझे बताओ के तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का समाकलन है नहीं होता, वो तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो बोलो क्या आएगा हमारे पास। और यहां इधर देखो पहले इसका कर लें, dx का समाकलन क्या आ जाएगा x, क्या आ जाएगा x बराबर है, और k वैसे बाहर आ गया, और dt का समाकलन क्या हो जाएगा t, क्या आ जाएगा t, ठीक है। और समाकलन करते हैं तो क्या आता है एक साथ में, समाकलन स्थिरांक भी आता है, प्लस है c लिख दो, या इसको कई जगह i भी लिखा जा सकता है, क्लियर है। अब अगर हमें देखो यहां पे क्या चाहिए c का मान तो लिखना पड़ेगा ना, समाकलन आ गया, सॉरी समाकलन स्थिरांक आ गया, c क्या है यहां पे समाकलन स्थिरांक या नियतांक। अब हमें क्या चाहिए, c का मान चाहिए, क्या चाहिए c का मान। अब जब c का मान निकालना हो तो सीधी सी बात है, जो अगर जो अभिक्रिया आपने स्टार्ट की तो t बराबर 0 पे सांद्रता रख दो, इसकी क्या रख दे, t बराबर 0 टाइम पे सांद्रता रख देंगे। तो अभिक्रिया जैसे स्टार्ट हुई थी आपकी, क्या हुई थी, अगर मैंने तो यहां पे ये कहूं कि ये अभिक्रिया t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे अभिकार की सांद्रता होगी, उत्पाद बनेगा क्या कुछ, अरे कुछ विघटित होगा, x की मात्रा कुछ बनेगी क्या भाई, x क्या लिखा था हमने विघटित सांद्रता। तो विघटित कब होगा, जब a टूटेगा, क्या होगा a टूटेगा। अब a t बराबर 0 पे तो टूटेगा क्या, नहीं हो, क्योंकि t बराबर 0 पे इसका मतलब हुआ अभिक्रिया स्टार्ट भी नहीं हुई है, और अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हो रही तो x की मात्रा आएगी क्या, वहां पे कुछ नहीं आएगी। तो देखो इसमें क्या लिख सकता हूं, हमें यहाँ पे कांस्टेंट का मान निकालने के लिए सीधा सा t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर, यहां पे समीकरण नंबर इसको क्या देता हूं 2, t बराबर 0 पर x बराबर कितना रहेगा, बोलो भाई x बराबर कितना रहेगा, टूटेगा नहीं कुछ, अरे t बराबर मतलब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है, स्टार्ट नहीं हुई तो कोई उत्पाद बनेगा क्या, नहीं बनेगा, अभिकारक टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा, तो x बराबर भी कितना आ जाएगा 0। यही चीजें उठा के आप कहां रख दो, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में। तो क्या लिख दो यहां पे, समीकरण 2 में x व किसका t का मान रखने पर, रख दो भाई, क्या जाएगा 0, फिर के नोट और t का मान कितना 0, लो भाई प्लस 0, तो यहां से क्या निकला c बराबर 0, क्या निकला भाई c बराबर 0। लो भाई ये मान उठा के वापस कहां रख दो, समीकरण नंबर 2 में, या अब इसको मैं समीकरण नंबर 3 कह दूं सीधा सीधा, और यहां से समीकरण नंबर 3 कह दूंगा तो आप क्या कह सकते हो, समीकरण 2 व 3 से, या फिर आप वैसा कह दो कि समीकरण 3 का मान, सॉरी c का मान समीकरण 2 में रखने पर, बात एक ही है भाई दोनों चीजें। मैं यहां से कहूं कि c का मान कहां रख दूं, समीकरण 2 में रखने पर, या कह दूं समीकरण 2 व 3 से, एक ही बात है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। देखिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अरे हमारे पास समीकरण क्या था, x बराबर के नोट t, और c का मान कितना था 0, तो समीकरण क्या आ गई हमारे पास, x बराबर के नोट t, और यही आपके क्या कहलाती है, समाकलित वेग समीकरण कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, क्लियर है। यही आपका यहां से जो न्यूमेरिकल आएगा ना वो इस फॉर्मूले पे आएगा, सीधा सीधा क्या आएगा, क्या कह देगा, यहां पे क्या दे दे आपको, दो चीजें दे देगा, x दे दे और क्या दे दे, k दे दे, तो t पूछ लेगा कि किसी अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रता इतनी थी, एक विघटित इतनी हो गई, और इस समय के बाद या उसका कांस्टेंट इतना है, और कितने समय में कितना समय लगेगा उसके अंदर, या फिर ये कह सकता है समय दे दे और x दे दे, तो क्या पूछ ले, स्थिरांक पूछ ले, या फिर आपसे क्या पूछ ले, k दे दे और t दे दे, और क्या पूछ ले, x का मान पूछ ले। बोलो कर लोगे, क्लियर है यहां तक।
ओके, तो उतार लीजिए। इस वेग समीकरण पे समाकलित वेग समीकरण का ग्राफीय रूप क्या लिखेंगे? ग्राफीय रूप। तो यहां से ग्राफ बना सकते हैं अपन भाई, किस किस के मध्य? एक्स और टी के मध्य। तो यहां आप लिख सकते हो एक्स व टी के मध्य ग्राफ या आरेख, ग्राफ या आरेख। और सीधे से देखो, अब तुम्हें ग्राफ बनाने के लिए तो मैथ में फॉर्मूले आते हैं। y बराबर, यहां पे कौन सा फॉर्मूला लिख रहा है? देखो x बराबर है के नोट है टी। तो यहां से देखिए ये आपका आ जाएगा, एक समीकरण होता है y बराबर है mx, y बराबर है mx। तो ये तो y एक्सिस पे कौन आ जाएगा तुम्हारा? x कह दो या सांद्रता कह दो। अरे विकटित सांद्रता ही कह सकते हैं ना x को। तो ये तो सांद्रता आ जाएगी, और समय कहां पे आ जाएगा? एक्स एक्सिस पे। और जो एक्स एक्सिस के मल्टीपल में होता है, गुणा में होता है, वो सदैव क्या होता है आपका? यहां पे तो मैं क्या रखूंगा? x, और ये क्या आ गया हमारा? t। तो बताओ ग्राफ कैसा आएगा? ये जो आपका y बराबर mx ग्राफ होता है वो ऑलवेज कैसा आता है? इसका ग्राफ कैसा आता है? सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन आती है। कैसी आती है? स्ट्रेट लाइन आती है। तो ये लीजिए यहां से स्ट्रेट लाइन, और ये किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? नियतांक के बराबर होता है, या वेग नियतांक के बराबर। स्लोप का मान क्या हो जाएगा? वेग नियतांक के बराबर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्लोप, या हिंदी में कहें तो इसको ढाल कह सकते हैं। क्लियर है? तो ग्राफ भी बना लीजिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, या फिर इंग्लिश में लिखें तो क्या कहेंगे इसको? अरे आधी आयु को क्या कहेंगे? हाफ। और आयु को हाफ लाइफ। और काल को क्या कहते हो? पीरियड। अरे यही तो होगा। अरे आदि को हाफ और आयु को लाइफ, एज कह दो, एक ही बात है। हाँ देखिए, अब अर्ध आयु काल का मतलब क्या हुआ? अरे नाम से पता चल रहा है, अर्ध आयु काल मतलब जितनी पूरी लाइफ है उसका आधा। आपसे कहा जाए कि आपकी लाइफ कितनी है? 100 साल है, तो आपसे कहा जाए कि आधी लाइफ कितनी होगी तुम्हारी? 50। और लेकिन आजकल कितनी रहती है? हैं? अरे 60 सी तो बहुत मुश्किल से, ये 60-65 तो लास्ट कंप्लीट होती है, जिनमें से 30 के आसपास जाते थे क्या कहते हैं लोग? कि आधी हो गई, आधी तो गई। तो यहां से देखिए अर्ध आयुकाल का मतलब क्या हुआ? कि जितनी प्रारंभिक सांद्रता आपने ली थी, किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा विकटित होने में लगा समय क्या कहलाएगा? बोलो, अर्ध आयुकाल कहलाता है। कि मैंने कहा, ये लीजिए मैंने प्रारंभिक सांद्रता मान ली ए, कितनी मानी? ए। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसका आधा होने में कितना समय लगता है, वही आपका क्या कहलाएगा? अर्ध आयुकाल कहलाता है। मतलब इसका आधा कर दो, इसको 50% बचने में। अब आप दोनों चीजें कह सकते हो, 50% शेष या 50% विकटित होने में। अरे आपसे कहा जाए कि आपकी एज कितनी है? 100। अब मैं कहूं कि इसका आधा, कि आपकी आधी व्यतीत हो गई, या फिर मैं कह दूं आधी बच गई, बात तो एक ही है ना। अरे इसका आधा करूंगा तो लो भाई कितना आएगा? 50। अब तुम ये कह दो कि 50 शेष बची है, या फिर आप कह दो कि 50 व्यतीत हो गई, मतलब 50 बीत गई, और क्या कह दो, बात वही है ना। अरे आप इसका दूसरा एग्जांपल कह सकते हो कि ये गिलास है, ये आधा पानी का भरा है। अब आपका देखने का नजरिया है वो, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आधा भरा हुआ है, और कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि आधा खाली है। क्लियर है? तो देखो, चलिए डेफिनेशन लिखो तो पहले तो एक बार। अब मुझे टी से मतलब है ना, अर्धआयुकाल निकाल रहे हो तो टी को एक साइड में ले लो। तो टी बराबर क्या आएगा? बोलो, टी बराबर है एक्स अपॉन के नोट। अब आपने अभी बात किसकी कर रहे हो तुम? अर्धआयुकाल की। मतलब ये समय क्या हो गया तुम्हारा? आधा हो गया। तो आधे को कैसे लिख सकते हो तुम? टी 1/2। ठीक है। और एक्स यहां क्या थी? बोलो क्या थी यहां पे? विकटित
सांद्रता, अब तुमने खुद ने कहा थोड़ी देर पहले कि विकटित सांद्रता कितनी हो गई, टी हाफ है, इसका मतलब सांद्रता भी कितनी हो गई, आधी हो गई। तो और प्रारंभिक सांद्रता को आपने किससे लिखा था, ए से। किससे लिखा था, ए। तो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a कितनी हो गई, a/2। तो x की जगह क्या रखूं मैं, a/2। x/2 थोड़े लिखेंगे, अरे x तो जितना मतलब 20% विकटित हुई है, 30%, तो वो आएगा यहाँ पे। लेकिन आपने साफ तौर से कहा कितना, प्रारंभिक का आधा। तो प्रारंभिक के आधे को क्या लिख सकते हो, आपने a प्रारंभिक माना तो क्या लिखूंगा, a/2। आपने अगर b लिखा होता तो क्या लिखते, b/2। तो यहां x की जगह यहां पे देखो, x का मतलब यहां से क्या हो गया, a/2 हो गया ना। अब कितना हो गया, अरे 50% विकटित हुई है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, a/2 लिख दो। तो x की जगह मैं क्या रख दूं, a/2 और k नोट ऐसे के ऐसे। ये लीजिए सर, आपके पास कौन सा फॉर्मूला आ गया, अर्धआयुकाल का फॉर्मूला। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से देखने में साफ साफ चीजें दिख रही है आपको। आपने समाकलित वेग समीकरण देखा, समाकलित वेग समीकरण ये रहा उसका, ये आपका समाकलित वेग समीकरण था। क्या यहां से आपको ऐसा दिख रहा था क्या कि जो अभिक्रिया का वेग है वो प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर कर रहा था क्या, प्रारंभिक सांद्रता आ रही थी कहीं पे भी, नहीं आ रही थी। तो क्या अभी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग कभी भी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। लेकिन यहां देखिए, यहां से देखिए, आप यहां से देखेंगे तो क्या दिख रहा हमें कि जो टी हाफ है वो क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए के। मतलब प्रारंभिक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्धआयुकाल होता है वो क्या रहता है, प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होगा। लेकिन अभिक्रिया का, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग कभी भी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। क्लियर है। तभी तो हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था कि सांद्रता को 2 गुणा करने पर अभिक्रिया की कोटि 2, कौन सा था, अभिक्रिया का ऑर्डर कितना है, कोटि कितनी थी 2, और अभिक्रिया को क्या कर रहे थे अपन, वेग को, सांद्रता को 3 गुणा करने पर अभिक्रिया का वेग हो जाएगा। वहां पर निकाला था अपना कितना, 9 गुना निकाला था। तो वही चीजें यहां से, वो चीजें वहां से यहां पे देख सकते हो कि यहां पे दिख रहा, निर्भर कर रहा है क्या। आप कहेंगे किसी अभी शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग ये है और उसके अभिक्रिया को, सांद्रता को आप 2 गुना करते हैं तो वेग में क्या परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन होगा क्या, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर ही नहीं करता। लेकिन ये टी हाफ अर्धआयुकाल इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपसे कहा जाए कि आपने क्या किया, प्रारंभिक सांद्रता को आप क्या कर रहे हो, 2 गुना कर रहे हो, तो उसका अर्धआयुकाल भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्योंकि यहां से साफ साफ दिख रहा है कैसा हो रहा है, ये समानुपाती होता है। क्लियर है, ठीक है, उतारो। की जगह क्या दे सकता है वो, आर नोट माइनस आर। तो जहां ये लास्ट वाला लिखा था समाकलित वेग समीकरण, उसके साथ साथ ये भी लिख देना वहां पे कि एक्स की जगह ये आएगा। हो सकता है ये आ जाए और हो सकता है ये भी दे दे आपको, क्यों यहाँ पे तो एक्स विकटित दे दे, हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में क्या दे दे, 2 चीजें दे दे, एक प्रारंभिक सांद्रता और एक कितनी विकटित हो गई। तो फिर आप ये यूज कर सकते हो वहां पे कंफ्यूज नहीं होगे सर। यहाँ पे तो आपने तो एक ही बताया था उदाहरण, और उदाहरण में पहला, उदाहरण में पहला उदाहरण कौन सा लिखेंगे, अमोनिया का अपघटन। क्या आएगा बोलो, अरे सिंपल सा है तो बताओ, N2+ है। हैबर प्रोसेस को उल्टा कर दो, अरे हैबर प्रोसेस पढ़ा था ना आपने, अमोनिया का निर्माण, उसको उल्टा कर दो। क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, और ये किसके प्रेजेंस में होगा, टंगस्टन और गोल्ड के प्रेजेंस में, गोल्ड के प्रेजेंस में। क्लियर है पहला। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, लाफिंग गैस किसे कहते हो भाई तुम, हाँ, हास्य गैस, मतलब जिसको सूंघने पे बात क्या आती है, हंसी आती है, जबरदस्ती हंसी आती है, नहीं हंसना चाहते हो तो भी हंसी आती है। हाँ बनाएंगे, पहले तो ये लिख ले तू।
तो लाफिंग गैस का इसको डिसोसिएट कर दो, क्या होगा बोलो? अरे क्या हो जाएगा? 2N2 प्लस O2। और प्रेजेंस किसके में? प्लेटिनम वायर के प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होगा ये? प्लेटिनम की प्रेजेंस में। अरे तो प्लेटिनम पूरा थोड़ी लेगा, प्लेटिनम को सस्ती धातु है क्या? सबसे महंगी धातु है, जिसे कहते हैं सफेद सोना। सोने से भी महंगा होता है, इतना सस्ता थोड़ी है। तो इसको ऐसे भी लिख लेना, इसका नाम भी लिख लेना। इसे क्या कहते हैं? हास्य गैस है। और वैसे नाम क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस लिखूं? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसी को क्या कहते हो तुम? लाफिंग गैस, हास्य गैस। हास्य गैस या लाफिंग गैस भी कहते हैं इसको। अब एक चीज बताऊं तुम्हें कि पहचाननी कैसे है तुम्हें? कोई अभिक्रिया दे देगी ये शून्य कोटि है या फर्स्ट ऑर्डर, तुम्हें तो दो ही है आपके सिलेबस में, दो ही चीजें, एक तो जीरो ऑर्डर की और एक है फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, तो पहचानने का सीधा तरीका, जिस भी अभिक्रिया के ऊपर क्या मिल जाए? उत्प्रेरक मिल जाए। क्या मिल जाए? मतलब तीर के साइन के ऊपर कुछ ना कुछ मिल जाए, इसका मतलब वो अभिक्रिया कौन सी होगी तुम्हारी? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। बस अब रटने वटने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जरूरत है क्या? इसके अलावा भाई दो ही तो है ना, तो सेकंड ऑर्डर ना थर्ड ऑर्डर अपने यहाँ पे। तो हमें तो सिंपल सा, एक तो फर्स्ट ऑर्डर चाहिए और एक है जीरो ऑर्डर चाहिए। तो सीधा ट्रिक क्या है आपके पास? यहाँ देखो तीर के ऊपर का दे रखा है कुछ है, तो मत समझ लो कौन सी हो गई? शून्य कोटि। और इसके अलावा जो बच गई वो कौन सी? प्रथम कोटि। अरे दो ही तो हमारे सिलेबस में, ये पता चल गया तो बची हुई कौन सी? ये वाली हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट और लिखो एग्जांपल, और लिख लो तीसरा। 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये टूट जाता है किसमें? H2 प्लस I2। प्रेजेंस हो जाएगी इसकी किसमें? गोल्ड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? गोल्ड की प्रेजेंस में। हो गया भाई? एक और लिख लो, नंबर 4। ये उतार लिया? उतार लिया ना? चलिए आगे देखो, नंबर 4। ये थोड़ी सी फेवरेट है भाई, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। कौन सी? H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण। और ये प्रेजेंस ऑफ होती है किसके में? लाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होगी? लाइट की प्रेजेंस में। अगर लाइट होता है, देखो इसे अभिक्रिया का इंपॉर्टेंट क्यों है कि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो ये कौन सी? जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया होगी। और विदाउट लाइट की प्रेजेंस में अंधेरे में हो जाएगी, तो ये सेकंड ऑर्डर में आ जाएगी। हाँ जी सर, कौन सी में आ जाएगी? सेकंड ऑर्डर में आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और लिखो भाई, फॉस्फिन लिख लो। हिंदी में लिख लो। हिंदी में कैसे लिखोगे? हैं? फॉस्फिन, फिर उसको तीर के साइन, फिर क्या लिखोगे आगे? हैं? तुम ही बता रहे हो तो हिंदी में लिखेंगे सर। तो मैंने क्या इंग्लिश में लिखा है ये? अरे रिएक्शन तो ऐसे लिखी जाती है सारी की सारी। मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में हो जाएगी। और यहां प्रेशर रहेगा हाई, हाई प्रेशर की प्रेजेंस में होगी। हो गया? हो गया भाई? चलो तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इतना टाइम बचा हमारे पास। खो भाई,
शून्य कोटि की अभिक्रिया को 80% पूर्ण होने में पूर्ण होने में 160 मिनट लगते हैं। तो इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, तो इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक सेकंड व मिनट में ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चीज, न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए सबसे पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या दे रखा है। बताओ क्या क्या दे रखा है। एक चीज तो ये दे रखी है 80% पूर्ण हो रही है, और एक क्या दे रखा है, समय दे रखा है। मतलब एक चीज तो तुम्हें क्या दे दी, टी दे दिया, कितना 160 मिनट। और क्या दे दिया, अभिक्रिया कितनी विघटित हो रही है, मतलब एक्स का मान दिया तुम्हें, विघटित सांद्रता एक्स है बराबर कितनी 80%। कितना दिया, परसेंट में दिया है, इस चीज का ध्यान रखना। और पूछा क्या तुमसे, इधर देखो, ये क्या पूछा है, वेग स्थिरांक पूछा है। क्या पूछा है, वेग स्थिरांक, मतलब के नोट पूछा है। अब के नोट का फॉर्मूला तुम्हें पता है, बोलो। अरे हमारे पास फॉर्मूला था एक्स बराबर है के नोट है टी, हमें तो के नोट चाहिए ना, तो के नोट यहां से लिख सकते हो। क्या आ जाएगा, के नोट बराबर है एक्स अपॉन टी। अब सिंपल सा है, मान रखने बस, और कुछ नहीं करना। एक्स का मान कितना दे रखा है, 80% में दे रखा है, 80/100। और इसको काट पीट के लिखो तो 0.8 लिख दूं क्या। अरे 80 को मैं क्या लिख सकता हूं, 80% है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 80/100। काट पीट के कितना आएगा ये 0.8। तो यहां कितना आ जाएगा 0.8। टाइमिंग अगर तुम्हें मिनट में निकालना है तो समय को ऐसे कैसे रख देंगे। तो और ये लो मिनट में निकालो, एक दोनों में पूछा ना तुमसे, सेकंड और मिनट में, तो निकाल लो। क्या आ जाएगा, ये पॉइंट हटा दूं, 1 0 और आ जाएगा। काट लो भाई, कितना आ गया 1/200। कितना आ गया भाई 1/200। और 1/2 को क्या लिख सकते हो तुम, 0.5 लिख सकते हो, ठीक है। और ये 2 0 ऊपर जाएंगी तो किस में आएंगी, माइनस में, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, -2। अब वेग स्थिरांक की इकाई बताओ जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। अरे मोल पर लीटर है, अरे सेकंड थोड़ी है, यहाँ पे मिनट है। तो ये ध्यान रखना, कई मिनट में पूछे और तुम सेकंड चिपका दो, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तो आ जाएगा। और सेकंड में निकालना हो तो इस मिनट को किस में कन्वर्ट कर लोगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे। तो वहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, के नोट बराबर है, बोलो 0.8 बटे 160। अब इसको किससे गुणा करूं, किससे, 60 से गुणा कर लो। किससे गुणा कर लो, 60 से गुणा कर लो। तो कितना आ जाएगा, मान कर लोगे 16। अब इसको हो जाएगा ना, वापस से वही, ये हटा, यहाँ पे क्या आ गया 0, इसको काट दो, कितना आ जाएगा 20। तो हमारे पास कितना आ गया 1/6 दूनी 12। कितना आ गया भाई, और कितनी जीरो है यहाँ पे, 3 जीरो होगी ना, 1 2 3। अब निकाल लो 1/12। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1/12 गुणा 10 की पावर ऊपर ले जाऊं -3। अब 1/12 का कर लो, कितना आएगा 0.0। फिर 12 × 96, 0.8 गुणा 10 की पावर है -3। और किसमें आ जाएगा
ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स और यहां आ जाएगा आपका सेकंड इनवर्स। क्लियर है? ये लीजिए आपके मान आ गए दोनों में। बोलिए सर, आ गया सबका? देखिए तुम